Good mo- Good morning, everybody. So, revision of Ind AS 38, intangible assets. ये इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, हम जब आपको रिवीजन करवाएंगे तो, बट क्योंकि इंड एस 16 जो टैंजिबल असेट वाला है उससे बहुत कुछ सिमिलर है. बहुत कुछ से मेरा मतलब है कि 95% सिमिलर है. तो रिवीजन करवाते वक्त हम बोलेंगे सारा बातचीत ही, लेकिन बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा इस वाले इंड एस का. ओके, सो इफ इट गेट्स फिनिश्ड इन 1 hour, डोंट फील वरीड अबाउट दैट, एंड इफ इट टेक्स 2 hours इट्स फाइन. मैं अभी बोल नहीं पाऊंगा कि कितना वक्त मेरे को लगेगा इसका रिवीजन कंप्लीट कराने में. ओके, मेरे को हमेशा इस नंबर में प्रॉब्लम होता है. 36 इज इम्पेयरमेंट ना. आइए स्टार्ट करते हैं. पहला डिस्कशन यहां से करते हैं कि भाई इंटेंजिबल असेट को क्या मतलब क्या डेफिनेशन क्या है, क्या आइडेंटिफिकेशन है. इंटेंजिबल असेट को पहचानते कैसे हैं, व्हाट इज एन इंटेंजिबल असेट. अब अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखो, टेंजिबल वाले को और इनटेंजिबल वाले को देखो, तो डेफिनेशन में एक ही चीज सामने आता है कि टेंजिबल असेट हमको दिखता है, इनटेंजिबल असेट हमको दिखता नहीं है. दैट इज द ब्रॉड जिसको बोलते हैं कि डिस्टिंक्शन मार्क बिटवीन ए टेंजिबल एंड एन इंटेंजिबल असेट. अब कहानी ये है ना बेटा कि इंटेंजिबल असेट का 4 कैरेक्टरिस्टिक है. अच्छा, 4 कैरेक्टरिस्टिक में ना 3 टेंजिबल असेट के पास भी है. ठीक है, पहला है इट्स ए नॉन मॉनिटरी असेट. An intangible asset has to be a non-monetary asset. Non-monetary asset का मतलब होता है कि जिसका realizable value keeps on changing. लिखने का क्या रिवीजन में, जिसका realizable value keeps on changing. जैसे आप कोई इंटेंजिबल asset, जैसे 4G का बात हमको याद आता है. 4G आपको याद भी होगा, 2G स्कैम हुआ था. तो उसके बाद 2G का ही बात मैं करता हूं. जब 2G स्कैम हुआ ना, तो सरकार ने बोला कि कांग्रेस वाली जो गवर्नमेंट है, बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस वाली गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपया का स्कैम कर दिया है, कि 2 लाख करोड़ रुपया का माल उन्होंने बेचा, फ्री में दे दिया, मान लो जिनको भी देना था. हाँ, 2G का लाइसेंस. अब हुआ ये एंड में कि जब 3G लॉन्च हुआ ना, तो 2G का वैल्यू 2 लाख करोड़ का गिर करके 5,000 करोड़ भी नहीं बचा. तो इनके मार्केट प्राइसेस जो रियलाइजेबल वैल्यू है ना, वो बहुत फास्ट चेंज होते हैं, और इनटेंजिबल असेट के तो बहुत जल्दी चेंज होते हैं. ठीक है, तो इनटेंजिबल असेट इज ए नॉन मॉनिटरी असेट. दैट इज इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि इसका रियलाइजेबल वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इनटेंजिबल असेट का कि it is identifiable. अब इस आइडेंटिफायबिलिटी की बहुत सुंदर प्रॉब्लम है. सर प्रॉब्लम भी सुंदर होता है क्या? सुंदर प्रॉब्लम मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत ब्यूटीफुल है. अगर कोई इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफायबल नहीं होता ना, तो वो गुडविल के साथ जाके मिक्स हो जाता है. सर इसका एग्जाम्पल दे करके समझाइएगा, बस थोड़ी देर हमको टाइम दे, इसका वक्त जब आएगा तो मैं बताऊंगा. और सर वैसे आइडेंटिफायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेबल, अलग से जिसकी पहचान हो, गुडविल से हट के जिसकी पहचान हो. सर बार बार गुडविल चिपका रहे हैं, नो हाउ है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजी है, कितनी सारी पेटेंट है, कॉपीराइट है, इतनी सारी इंटेंजिबल असेट है, गुडविल को बार बार क्यों चिपका रहे हैं? क्योंकि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे ना कुछ दिनों के बाद, तो आप देखोगे कि गुडविल कम्स एज बैलेंसिंग फिगर. जब आप नेटो से ज्यादा पीसी देते हो, माने जब असेट लेते हो कम और पैसा देते हो
ज्यादा तो गुडविल अराइज होता है। तो गुडविल की अपनी कोई पहचान नहीं है, इट डजंट हैव एन आइडेंटिफिकेशन मार्क। सर गुडविल तो गुडविल होता है, अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं नहीं बोलता कि गुडविल बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मैं बोलता गुडविल का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, लेकिन बाकी जितनी भी इंटेंजिबल असेट है उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। सर कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? द आंसर इज सेपरेटली मैं उसको रेंट कर सकता हूं या सेपरेटली उसको सेल कर सकता हूं। गुडविल को नहीं, गुडविल छोड़ के बाकी इंटेंजिबल, आप अपनी गुडविल को सेपरेटली रेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लेकिन पेटेंट को कर पाओगे। जल्दी बोलो, आपके पास कोई कॉपीराइट है, आप उसको 5 साल के लिए किसी को रेंट कर सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। बेच सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो। लेकिन गुडविल को अलग से बेच पाओ, ये लो मेरा गुडविल खरीद लो, ऐसे नहीं होता है। पर ये लो मेरा लाइसेंस खरीद लो, लाइसेंस तो बिकता ही है इसी तरह से, फ्रेंचाइजी तो ऐसे ही बिकती है। बोली हाँ या ना? तो आइडेंटिफिकेशन मार्क गुडविल का नहीं होता। और बच्चे बेचारे इंटर से फाइनल में तुम लोग आए, तुम लोगों को गुडविल ही सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइबल लगता है। अरे गुडविल तो हम जानते हैं। अरे तुम जानते हो, दैट डजंट मीन कि इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि गुडविल होता नहीं है, मैं ये बोलता हूं कि गुडविल को अलग से आप रेंट नहीं कर सकते, गुडविल को आप अलग से बेच नहीं सकते। गुडविल बिकेगा जब आपका पूरा बिजनेस एक साथ बिकेगा, सामने वाला आपको ज्यादा पैसा देगा आपकी नेट असेट से, उस एक्स्ट्रा पैसा का नाम गुडविल है। पर पेटेंट आपका बिकेगा, माने पेटेंट इज एन इंडिविजुअल असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो हम लोग यहां पे ना जिस इंटेंजिबल असेट का बात कर रहे हैं वो इंटेंजिबल असेट आइडेंटिफाइबल अदर देन गुडविल है। तो सर आप गुडविल का बात नहीं करेंगे? करेंगे, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन में करेंगे ज्यादा, यहां करेंगे थोड़ा सा। तो आइडेंटिफायबिलिटी मींस जिसको सेपरेटली हम रेंट कर पाए या सेपरेटली हम बेच पाए। इंटेंजिबल असेट वैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आप उसको गुडविल के अंदर सब्ज्यूम कर लीजिए, मतलब आप मान लीजिए गुडविल ही है आपका, वो असेट नहीं है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। बड़ी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है ये वाली, याद होगा टेंजिबल में भी होती थी। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका यूजफुल लाइफ मोर देन 12 महीना होना चाहिए। और पांचवी, मोर देन 12 महीना और हेल्ड फॉर यूज को मैं एक साथ कर देता हूं। इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज एंड यूजेबल मोर देन 12 मंथ्स, क्योंकि मेरे को चौथा वाला तो बोलना बहुत जरूरी है कि जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो बोले थे कि टेंजिबल में भी 3 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। आप देखो ना, टेंजिबल असेट भी नॉन मॉनिटरी असेट होता है। लैंड का मार्केट वैल्यू आज कुछ और 4 महीना बाद कुछ और है कि नहीं? लैंड भी आइडेंटिफाइबल होता है, लैंड को तो आइडेंटिफाई करना इजी है, वहां तो टुकड़ा से पहचान हो जाएगा ये मेरा लैंड का टुकड़ा है। इंटेंजिबल असेट का पहचान करना डिफिकल्ट है कि दिखता नहीं है कैसा है, पर जो चीज दिखता है उसका तो पहचान इजी है ना। क्या नाम बेटा तेरा? आसिफ, मुदित। अब देखो आनंद, अब मुदित को देखो और आसिफ को देखो, पहचान इजी नहीं है। वो 125 किलो का है, तुम 60 किलो का है। नहीं सॉरी, हाँ मतलब हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब टेंजिबल चीजों का पहचान जो होता है ना बेटा, वो बड़ा इजी होता है। इनटेंजिबल में ये प्रॉब्लम होती है। तो इनटेंजिबल का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हम कहां से लाएंगे? सेपरेटली रेंटेबल अगर है, सेपरेटली सेलेबल अगर है, तो हम उसको इंटेंजिबल असेट को आइडेंटिफायबल बोल देंगे। आइडेंटिफायबल अगर होगा ना, तभी आप उसको इंटेंजिबल असेट एज पर इंड AS 38 बोलोगे, नहीं तो बोल देना वो नहीं है, गुडविल के अंदर घुसा हुआ है। अगर कुछ हल्का हल्का फीलिंग हो भी रहा है ना, तो बोल देना गुडविल में है वो। हेल्ड फॉर यूज मोर देन 12 मंथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पे हम बात नहीं करना चाहते। तो ये इंटेंजिबल असेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब ये कि इंटेंजिबल असेट वेदर इट इज देयर और नॉट, यू ओन इट और नॉट, बाद का लफड़ा है। दैट असेट इज देयर और नॉट, क्योंकि देख मुन्ना, जो इंटेंजिबल है ना, वो है कि नहीं है, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। टेंजिबल में तो ये है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता।
लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता है ना, दिखता नहीं है ना यार। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई पहले पहचानो कि इंटेंजिबल असेट है कि नहीं है। तो बोला इंटेंजिबल असेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी असेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस एंड शुड बी हेल्ड फॉर यूज फॉर मोर देन 12 months टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए फिक्स्ड असेट। जब आपको फिक्स्ड असेट के रूप में रिकॉग्नाइज करोगे तो हेल्ड फॉर यूज और मोर देन 12 months की कैरेक्टरिस्टिक की भी बात करोगे। अब आइए सेकेंड बातचीत रिवीजन का मेरा कि सर इंटेंजिबल असेट को बुक्स में लिखना है। मान लीजिए इंटेंजिबल असेट है मेरे को अपनी बुक्स में लिखना है, वो मेरा है। तो इंटेंजिबल असेट तुम्हारा है, ये भी साला बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टेंजिबल असेट मेरा है, जैसे ये घड़ी तुम पहन रखे हो मुदेत, वो तुम्हारी है, तुम पहन के रखे हो, यही इनफ प्रूफ है। कैलकुलेटर मेरा है, मेरी टेबल पे पड़ा है, इनफ प्रूफ है। लेकिन इंटेंजिबल असेट किसका है, ये साला हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बड़ा सुंदर दिया। तो बोला गो एंड फाइंड आउट हु कंट्रोल्स द इंटेंजिबल असेट। तो लोगों ने बोला अगेन कंट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम कि हु इज कंट्रोलिंग, हाउ कैन वी नो। तो उन्होंने बोला कि आप ये पता करो इस इंटेंजिबल से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास फ्लो कर रहा है। अब सबसे इजी हो गया कि ठीक है कौन कंट्रोल कर रहा है पहचानना मुश्किल है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिल रहा है मान लिया जाए वही ओनर है। अच्छा, इसमें खास बात और है कि अगर कोई इंटेंजिबल असेट का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, अब जैसे मान लो वो कोई बुक है, किसी बुक ने किसी राइटर ने लिखा है, जैसे मान लो शेक्सपियर ने लिखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसी ने लिखा है ना, तो मान लो उसने लिखा है तो कॉपीराइट करवाया होगा, तो वो उसका ओनर हो गया, पता चल गया। लेकिन अब ये जो बुक है जिससे तुम पढ़ रहे हो, मैंने तो इसका कॉपीराइट नहीं कराया, लेकिन इससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट किसके पास फ्लो कर रहा है। आसिफ तुम ट्यूशन फीस किसको दिया, मेरे को दिया, तो क्लियर है ना यार। और तेरे दिमाग में क्लियर है, मेरे दिमाग में क्लियर है, तुम पढ़ने वाला मैं पढ़ाने वाला, हो गया काम खत्म। तो अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तब तो बढ़िया, अगर नहीं है तो इकोनॉमिक बेनिफिट वाले प्रूफ से पता कर लेना who controls the intangible asset and one who controls the intangible asset उसी को अपने बुक्स में लिखना चाहिए। अब आया तीसरा बात कि सर वो लिखेगा या नहीं लिखेगा, उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा। आंसर इज है ना, वही वाला क्राइटेरिया है जिसको मैं ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या नॉर्मल जो टेंजिबल में भी बोलता हूं, हर जगह पे मैं बोलता हूं। सर क्या बोलिए, एक उस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास फ्लो करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होना चाहिए। याद है ये वर्ड बहुत कॉमन है, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लोइंग फ्रॉम द असेट शुड फ्लो टू द एंटिटी, या इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेटेड बाय द असेट शुड फ्लो टू द एंटिटी, ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। इट इज प्रोबेबल मीन्स प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%। एंड 2, इसका कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। मैं हंसी मजाक में हमेशा बोलता हूं मिजरेबल नहीं, मेजरेबल होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब असेट को लिखेंगे ना, सी दिस इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, लिखें कि नहीं लिखें, नहीं समझे। तो एक तो आप लिखोगे, जो भी लिखेगा वो बोल रहा है ना लिखे कि नहीं लिखे, तो एक तो पहले देख लो भाई असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट तेरे पास फ्लो हो रहा है कि नहीं। बोला हो रहा है, माने प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास ही फ्लो होगा। और 2, ये देख लो इसका कॉस्ट मेजरेबल है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तब तो आप इंटेंजिबल असेट को कॉस्ट पे लिख लो, क्योंकि पहली बार हर असेट कॉस्ट पे ही लिखा जाता है, आप उसको कॉस्ट पे लिख लो। नाउ हाउ टू डिटरमिन द कॉस्ट, वो अपने रिवीजन का नेक्स्ट फेज ऑफ द रिवीजन है, बट पहले फेज में ये 4 पैराग्राफ आता है। तो बोला आप उसको कॉस्ट पे लिख लो। अब कॉस्ट पे लिखने के लिए कॉस्ट का मेजरेबल होना तो जरूरी है ना, इसलिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेंथ वाला बात नहीं बोलता है, पर बोलता लॉजिकल बात है।
बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बात हम लोग इंटर फाउंडेशन से पढ़ते आए हैं कि असेट बुक्स में तभी लिखना चाहिए जब उस असेट से होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास फ्लो करेगा। और असेट को क्योंकि कॉस्ट पे लिखना है तो कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। अगर ये सब फुलफिल हो जाता है, मतलब इफ देयर इज एन इंटेंजिबल असेट, इफ यू कंट्रोल इट, इफ you fulfill the recognition criteria of the intangible assets, then go and record it at cost। कौन रोक रहा है आपको? जाओ लिख लो, कॉस्ट पे लिखना, लेकिन पहली बार। यह हो गया पहला रिवीजन का बेसिक डिस्कशन। अब इस पे 3-4 छोटा बात आता है। पहला बात आता है कि सर, अगर हम एक इंटेंजिबल असेट का पहचान तो किए हैं, मेरा है ये भी क्लियर है, मेरा है ये भी क्लियर है, पर कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। लोग जरूर क्वेश्चन पूछेंगे कि आज का कंप्यूटर का दुनिया में कोई चीज मेजरेबल नहीं है, ये कैसे बोल रहे हो? तो तुमने बोला कि बिजनेस करते करते कब असेट बना मेरे को पता ही नहीं चला, लेकिन असेट बन गया है, लेकिन कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। माने सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं कि बिजनेस का खर्चा कितना और ब्रांड का खर्चा कितना। ब्रांड तो ऐसे ही बिल्ड होता है। क्या आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल लक्स है HUL का, क्या वो ब्रांड उसकी बैलेंस शीट में होगा? नहीं होगा। हम बहुत श्योर है नहीं होगा। और कितना बड़ा ब्रांड है आप अंदाजा लगा सकते हो। लक्स से बड़ा ब्रांड कोई है साबुन में? आज भी मेरे घर में इतना सारा लक्स एक साथ खरीदा जाता है। पता नहीं आप लोग कौन से साबुन से नहाते हो, पर हम लोग आज भी इंटरनेशनल लक्स से ही नहाते हैं। इतना बड़ा ब्रांड है, उसकी बैलेंस शीट में होगा? हम 100% श्योर हैं कि नहीं होगा। सर क्यों? अरे बन गया बनते बनते, गुडविल के जैसा। मैं तो हमेशा बोलता हूं कंपनी की गुडविल और प्रोडक्ट की गुडविल का नाम ब्रांड है, कंपनी की गुडविल का नाम गुडविल है। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोडक्ट की गुडविल का नाम ब्रांड है और कंपनी की गुडविल का नाम गुडविल है। आप सोच के देखो मैंने ठीक बात बोला या नहीं बोला? तो नहीं पता चलता रे, कई सारे ब्रांड का कॉस्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे लोग बोलते हैं ना गुडविल बनते बनते बन जाता है, वैसे ब्रांड भी बनते बनते बन जाता है। हाँ, अगर कॉन्शियसली ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपने खर्चा किया, आप आइडेंटिफाई कर पाए सब कुछ को, तो आप लिखो ना, कौन मना करता है? लिखो, पर कॉस्ट मेजरेबल तो होना। क्योंकि कितना पे लिखोगे बताओ? अब जितना पे लिखोगे वो तो मेजरेबल होना चाहिए ना। नहीं, एडवर्टीजमेंट को ये लोग साले एकदम क्लियर बोल देते हैं कि हम कोई कीमत पे कॉस्ट पे लेने नहीं देंगे। अब लोग बोलते हैं लेकिन ब्रांड तो एडवर्टीजमेंट से ही बनता है। अब हम और तुम टाइप के लोग तो साला जिंदगी ऐसा ही देखेगी कि ब्रांड एडवर्टीजमेंट से ही बनता है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलूं, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है कि लोगों का अपना जो ब्रांड बना वो उनकी बैलेंस शीटों में नहीं है, और लोगों ने दूसरा जो ब्रांड एक्वायर किया ना वो उनकी बैलेंस शीट में है। देखो उजाला ब्रांड जो था ना, उजाला, वो जो हाँ ज्योति लैबोरेटरी का था ना, फिर किसने खरीदा मेरे को मालूम नहीं, बट समबडी ने एक्वायर किया। कोई एक तो ब्रांड हमको याद है, अच्छा वैल्यू पे एक्वायर किया। तो वो जो 750 करोड़ रुपया, मेरे दिमाग में 750 करोड़ घूम रहा है, वो जो 750 करोड़ रुपया दे करके किसी ने एक्वायर किया, वहां बहुत क्लियर है कि इसने इस ब्रांड को एक्वायर किया कि इस ब्रांड से अब वो कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, अब यही बनाएगा प्रोडक्ट। तो उसके लिए तो कॉस्ट मेजरेबल है ना। लेकिन बाकी ज्यादातर केसेस में मैं तुमको बता रहा हूं मुदेत, आसिफ, आनंद की ब्रांड का बुक्स में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका कॉस्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई आप
नहीं कर सकेंगे। बिजनेस करते करते ही ब्रांड बना, जैसे बिजनेस करते करते गुडविल बनती है ना, वैसे ही बिजनेस करते करते ब्रांड बना। ब्रांड का कॉस्ट अलग से मेजरेबल नहीं है, इसलिए वो लोगों की बुक्स में नॉर्मली होता नहीं है। और इंस्टीट्यूट भी बोलता है अगर तेरी बुक्स में नहीं है तो नहीं है यार, इतना क्या आग लगा हुआ है, छोड़ना, लीव इट, यूज करना, फायदा उठा, कौन मना करता है। ओके अच्छा, और एक बात कि सर जैसे आपने बोला कि इस तरह से जो चीज का कॉस्ट मेजरेबल नहीं होता वो बुक्स में नहीं आता, वैसे ही सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होता है, जैसे आप लोगों का जो गुडविल है जो आप पढ़ाते पढ़ाते बना होगा, वो भी तो फिर आपकी बैलेंस शीट में नहीं होगा। नहीं है, रिलायंस की बैलेंस शीट में नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, मेरी बैलेंस शीट की बात करते हो। तो सर रिलायंस की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है, कंसोल बैलेंस शीट में, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में नहीं, पर कंसोल बैलेंस शीट में जो दिखती है वो गुडविल क्या चीज की है? वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की, अमलगमेशन की गुडविल है। वो जो सब्सिडरी को उन्होंने एक्वायर किया ना, उसकी गुडविल है। वो नेटो से पीसी का जो ज्यादा पेमेंट किया ना, उसकी गुडविल है। तो सर ये नेटो पीसी वाला बात तो आप बिजनेस, वो जो क्या नाम, इम्पेयरमेंट वाले में आप बताए भी थे अच्छे से, और आप बोले बिजनेस कॉम्बिनेशन आप पढ़ाओगे लाइव में तो उसमें वो चीज आएगा अच्छा से, ट्रू। और आज भी हमको बोलना है, थोड़ा सा रिवीजन के लेक्चर में मेरे को थोड़ा सा बोलना है। सो एक चीज याद रखना कि जिस गुडविल को आप बैलेंस शीट में देखते हो ना, वो एक ही तरीके से आता है, एक ही तरीका है। जब आप किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करते हो, हम लोग उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड AS 103, रिपीट करो, बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर इंड AS 103 बोलते हैं। एंड हाउ दैट गुडविल कम्स? गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन पेड प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। याद करिएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दो तरीके से मेजर होता है, इधर एट सोना, वर्ड याद है सोना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट, या फिर एट फेयर वैल्यू। अगर आपने इंपेयरमेंट वाला क्लास किया होगा तो आपको ये वर्ड याद आए होंगे। वैसे हम आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से। सर अगर 100% स्टेक हम अक्वायर कर लेते हैं तब तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा नहीं। देन द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेटो, नेटो को फाइनल में बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स अक्वायर्ड। क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स अक्वायर्ड। हम लोग इंटर में नेटो बोलते थे, फाइनल में बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स अक्वायर्ड। हम लोग इंटर में पीसी बोलते थे, लोग सीपी बोलते हैं, कंसिडरेशन पेड। हम लोग परचेज कंसिडरेशन बोलते थे। बट आपको इन वर्ड से अभी फेमिलियर होना पड़ेगा। इंपेयरमेंट ऑफ असेट में थोड़ा सा हमने फेमिलियर कराया था, बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो पढ़ेंगे ही पूरा, कंसोलिडेशन तो यही है पूरा, तो उसमें आप लोग पढ़ोगे दोबारा। आज भी डिस्कशन में आएगा तो यूज करेंगे। तो गुडविल ना बेटा बैलेंस शीट में बस ऐसे ही आता है और कैसे भी नहीं आता। ओके, अब आइए आगे चलते हैं कि सर पहला वाला जो पार्ट है इंटेंजिबल असेट का 5 पैराग्राफ, वी गॉट द रिवीजन डन। अब अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट है कि इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट डिटर्मिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पहली बार तो आप कॉस्ट पे लिखोगे, आपने बोला ना, तो हाउ डू यू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट। इसमें इंड AS 38 ने 4-5 ब्लॉक बना करके डिस्कशन किया। इतना में होगा नहीं, बट मान लीजिए 5 तो ब्लॉक बनाना था तो मैंने बनाया। पहला बोला अगर आप इंटेंजिबल असेट को खरीद के लाए हैं, सर इंटेंजिबल असेट ऐसा कौन सा बाजार में बिकता है? क्यों 5G बिका ना? नहीं बिका 5G, अभी तो गवर्नमेंट ने बेचा, खरीदा ना रिलायंस ने और एयरटेल ने,
शायद वोडाफोन तो नहीं खरीद पाया होगा, हमको लगता है अभी भी 4G पे ही चल रहा होगा, या दे रहा है 5G, नहीं खरीद पाया, कहां से पैसा लाएगा। अच्छा एक, हाँ मतलब कोई एक एरिया का खरीदा होगा कि कुछ तो बॉम्बे का खरीद, हमको तो आइडिया भी नहीं है इस साल चलता कैसे है 5G का। हमको कोई फ्रीक्वेंसी, ओके, हमको कोई आइडिया नहीं इन सब चीजों के बारे में, सो लेट्स लीव इट। लेकिन आप ये जानते हो कि हाँ बहुत सारा इंटेंजिबल एसेट मार्केट में बिकता है। जैसे फ्रेंचाइजी नहीं बिकता क्या, लाइसेंसेस नहीं बिकते क्या, पेटेंट भी तो बिकते हैं, लोग बना बना करके पेटेंट को भी तो बेचते हैं, ड्रग्स का, मेडिसिन का। नहीं, तो ऐसा बोलना कि सेपरेट इंटेंजिबल एसेट कहां बिकता है, आंसर इज बिकता है। तो अगर सेपरेट एक्विजिशन करके आप इंटेंजिबल एसेट को खरीद के लाए हो ना इंडिविजुअली, तो जैसे आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट, पीपीई, उसका जैसे कॉस्ट का डिटर्मिनेशन करते थे ना, वैसे कर लेना। सर वो सेंटेंस रिपीट करो, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे यूज कर लेना। इस एज का अच्छा बात क्या है कि टेंजिबल वाला पढ़ लेने के बाद बोलता हूं ना 90-95% तो कॉमन ही रह जाता है। इसका रिवीजन कर लो तो टेंजिबल वाले का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, फिर बोला अगर कोई इंटेंजिबल एसेट हम खरीद के नहीं लाए, हम अमलगमेशन में लाए हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो सर बिजनेस कॉम्बिनेशन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे 103 में। तो सर अभी आप क्या बोलना चाहते हो, हाउ डू वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट विच वी acquired along with a company which we acquired। मान लो हमने एक कंपनी खरीदा, उसके पास पेटेंट था, हमने एक कंपनी खरीदा, उसके पास कॉपीराइट था, हमने एक कंपनी खरीदा, उसके पास फ्रेंचाइजी या लाइसेंस था, तो हम तो कंपनी की सारी टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट खरीद लिए। तो सर आप लोग उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करते हो? द आंसर इज फेयर वैल्यू। यहां वर्ड है देख, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अक्वायर्ड। नेट एसेट में ये इंटेंजिबल एसेट भी आ जाएगा। लैंड बिल्डिंग, उस कंपनी का लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी का भी फेयर वैल्यू निकलवाते हैं, तो पेटेंट कॉपीराइट का भी फेयर वैल्यू निकलवा लेते हैं। तो फेयर वैल्यू बिकम्स द कॉस्ट। ओके, फिर आया अगर कोई इंटेंजिबल एसेट आपको सरकार से ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, सस्ता मिलता है, नहीं समझे, आपको सरकार से ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, तो क्या करते हो? तो उसमें दो ऑप्शन है, याद है दोनों ऑप्शन? एक ऑप्शन तो है कि असेट को फुल वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे लिख लो, और ग्रांट को ग्रांट अमाउंट पे लिख लो, नेट आपका पेमेंट हो जाएगा। एक हुआ आपका जो नेट पेमेंट है ना, उसी पे आप असेट को रिकॉर्ड कर लो। पहले ये नेट पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं था। जब ये इंड एज का सिस्टम बना ना, तो नेट वाला ऑप्शन ही नहीं था। तब यही होता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था कि ग्रांट को आपको लायबिलिटी साइड में लिखना होगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट बोल के, और असेट को फेयर वैल्यू पे लिखना होगा। बाद में बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बोला नहीं इसको यार लाओ यहाँ पे, ये नहीं चलेगा ऐसे। तो फिर इंड एज ने ये चीज लेकर के आया, 3 साल पहले की बात है। आप बोलेंगे सर इंड एज ही 3 साल पहले आया, इंड एज 2016 में आ गया था, 7वां साल चल रहा है उसका। ओके, तो अगर कोई ग्रांट के फॉर्म में इंटेंजिबल एसेट आता है, तो ग्रांट वाला जो इंड एज है ना, ग्रांट वाला इंड एज 20 जो आपके बुक 2 में है, जो हम 15 तारीख के बाद से पढ़ाना चालू करेंगे, दिवाली के बाद से,
उसमें आप देखोगे कि हमारे पास ऐसे दो ऑप्शन हैं, या तो हम असेट को फुल फेयर वैल्यू पे लिख दें और ग्रांट को बैलेंसिंग फिगर पे लिख दें, और या फिर हम जो पेमेंट किए हैं गवर्नमेंट को या जहां से भी हमको असेट सस्ता में मिला है उस भाव में हम असेट को रिकॉर्ड कर लें, ग्रांट को बुक्स में लिखेंगे ही नहीं। मतलब मान लो 100 करोड़ का असेट है, हमको 40 करोड़ में मिल गया, तो ऑब्वियस है ना 60 करोड़ रुपया ग्रांट है, तो या तो असेट को 100 में लिखो, ग्रांट को 60 में लिखो। असेट 100 असेट साइड में आ जाएगा और ग्रांट 60 लाइबिलिटी साइड में आएगा। लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में दिखाना है। ओके, इंड एस 20 में पढ़ाएंगे आपको कुछ दिनों के बाद, और नहीं तो आप असेट को ही 40 करोड़ में लिख लो, फिर ग्रांट लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑप्शन है। ओके, बोल बेटा। मतलब सिग्निफिकेंट नहीं था, लोग माने इंड एस तो अलाउ ही नहीं करता था, पर वो एस में आदत लगा हुआ लोगों का, तो लोगों ने मारा रिक्वेस्ट लंबा लेवल पे इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने डाला फिर इस पैराग्राफ को। बोलो 3 साल पहले आया, पहले नहीं था। अभी भी आप बहुत सारा अमेंडमेंट्स पलटोगे ना, अमेंडमेंट्स गूगल पे मार के या आईसीआई का अमेंडमेंट इंड एस में, तो आप देखिएगा ये मिलेगा आपको अलग से। मेरे पास अगर कोई अमेंडमेंट दिखेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये वाला जो मैं बोला 3 साल पहले आया। हाँ, अभी दिखेगा मेरे को, कहीं ना कहीं दिखेगा। कार्व आउट बोल दो। अब मेरे को पता नहीं कि आईएफआरएस में कार्व आउट हुआ था कि नहीं, आईएफआरएस बदला था कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहां बदला था ये हमको मालूम है, क्योंकि हम पढ़ाते थे ना, तो पहले अलाउड नहीं था, फिर अलाउड हुआ, तो दिखता है हम लोगों को। अब आइए चौथा वाला बातचीत, 5 ब्लॉक में पढ़ा है ना। अगर हम खरीद के लाएं तो क्या करना है, अगर हम किसी बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ किसी इंटेंजिबल असेट को लाए खरीद के, गुडविल नहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, तो क्या करना है, फेयर वैल्यू पे लिखना है। अगर ग्रांट के थ्रू से लाए तो क्या क्या ऑप्शन है, पढ़ लिए, कॉस्ट कैसे, ये सब कॉस्ट डिटर्मिनेशन चल रहा है। और अगर हम बार्टर सिस्टम पे कोई इंटेंजिबल असेट लेकर के आए तो वही वाला कहानी, क्या कि पहले तो ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है या ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, याद आया। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तब तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, और अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। रुको रुको रुको, कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, रिवीजन करा रहे ना, हमको सारा बात बोल लेने दो, तेरा रिवीजन हो जाएगा। कॉमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है वो कैसे पहचान में आता है, टाइमिंग, अमाउंट एंड रिस्क, टार, रैट बोल दे नहीं तो, रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो। प्री बार्टर सिस्टम और पोस्ट बार्टर सिस्टम, माने प्री बार्टर ट्रांजैक्शन और पोस्ट बार्टर ट्रांजैक्शन डिफरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिफरेंट हो रहा है तो ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस, अगर चीजें नहीं बदल रही हैं तो ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव एनी कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। इफ देयर इज नो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस, जो असेट गया और जो आया, गया वाला तुम्हारी बुक्स में होगा, वो जिस कैरिंग अमाउंट पे था, आया वाला उसी कैरिंग अमाउंट पे चिपका दो, कोई प्रॉफिट लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोज। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, रैट की वजह से, रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो इज चेंजिंग, तो फिर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होगा। क्लियर है। जो असेट आएगा, असेट आया, विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू। टू असेट गया, ये उसके ऑब्वियसली कैरिंग अमाउंट पे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि बुक्स में रिकॉर्डेड है। और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, क्योंकि मान लो जो असेट आया उसका फेयर वैल्यू 400 करोड़ है, जो असेट गया उसका बैलेंस शीट वैल्यू 190 करोड़ है, तो एक्स्ट्रा तो 210 करोड़ का प्रॉफिट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। वो नो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस में या नो कॉमर्शियल सब्सटेंस में लिखना नहीं पड़ता। वहां 190 बिकम्स द कॉस्ट ऑफ असेट आया।
क्लियर है? अब इसमें आप जानते हो एक ठो वो लफड़ा है जो इंस्टीट्यूट ने अभी क्लियर किया, 2 साल पहले इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया, वो कोई इंडेस में क्लियर होके नहीं आया, कि अगर दोनों का फेयर वैल्यू हमको मालूम है अच्छे से। देख, अगर जो असेट गया उसका फेयर वैल्यू नहीं मालूम, असेट आया का फेयर वैल्यू मालूम है, तो असेट आया के फेयर वैल्यू को असेट आया के रूप में रिकॉर्ड कर लो। 2, अगर असेट गया का फेयर वैल्यू मालूम है पर आया का फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो असेट गया उसी के फेयर वैल्यू को जो असेट आया उसका फेयर वैल्यू मान लो। तो विचेवर फेयर वैल्यू इज मोर क्लियरली डिटर्मिनेबल, उसी के फेयर वैल्यू को मान लेंगे, ये असेट आया का फेयर वैल्यू है और ये उसी का कॉस्ट बना लो, आज से उसका कॉस्ट बन गया। प्रॉब्लम कब आता है? जब दोनों का फेयर वैल्यू अच्छे से मालूम चल जाता है। उस पे तो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, हमको बहुत झमेला उस चीज में। मेरा बोलना है अगर दोनों का फेयर वैल्यू मालूम है, अच्छे से मालूम है और डिफरेंट है, तो बार्टर सिस्टम ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं, कैश पेमेंट करना होगा। सर नहीं समझे, फिर से बोलिए तो। मान लो जो असेट आया वो है पेटेंट, जो असेट गया वो है इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टमेंट है। मान लो हम इन्वेस्टमेंट दे के पेटेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट का फेयर वैल्यू 100 करोड़, पेटेंट का फेयर वैल्यू 180 करोड़, हो जाएगा बार्टर। 80 करोड़ का कैश पेमेंट देना पड़ेगा, बोलो हां या ना। और दोनों का फेयर वैल्यू क्लियरली डिटर्मिनेबल है, कैश पेमेंट होगा कि नहीं। तो मैं तो इस तरह के क्वेश्चन से ही नाराज रहता हूं। आप ऐसा क्वेश्चन ही क्यों दे रहे हो? फिर वो फेयर कैसे हुआ? बिकॉज फेयर को तो आप बोलते हो ना, नॉलेजेबल और विलिंग बायर सेलर लोग जिस भाव में ट्रांजैक्शन करता है, यहां पे वो कैसे नॉलेजेबल है? या तो नॉलेजेबल नहीं है या विलिंग नहीं है, बंदूक सटा के ट्रांजैक्शन कर रहे हो। कुछ तो लफड़ा है ना, तो फिर काहे को फेयर बोल रहे हो? तो हम तो ऐसा क्वेश्चन के अगेंस्ट में रहते हैं। बट स्टिल पढ़ाई में आ जाता है कभी कभी 5 मार्क्स का, तो मार्क्स लाना जरूरी होता है। इन दैट केस अगर इन दोनों का फेयर वैल्यू मालूम है और आपने इन्वेस्टमेंट देके पेटेंट खरीदा है और इन्वेस्टमेंट आपकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट 72 का है, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 100 है, बदले में आपको 180 करोड़ का पेटेंट मिला और यह भी फेयर वैल्यू क्लियरली डिटर्मिनेबल है, यह भी डिटर्मिनेबल है और यह तो बैलेंस शीट में है, तो ऐसे भी पता है। तो सर क्या करना इन दैट केस? जो असेट गिवन होता है ना, गिवन, उसको ज्यादा इज्जत देना है, टेकन वाली असेट को इग्नोर कर देना है, उसके फेयर वैल्यू को समझ जाओ कि वो क्वेश्चन में ही नहीं है। यूज द फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन एज द फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। तो 100 को बेस बना देना है। तो सर एंट्री कैसे मारेंगे? पेटेंट अकाउंट डेबिट 100, टू इन्वेस्टमेंट 72, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है बेटा, 28। पांचवा डिस्कशन का एजेंडा आया, अगर कोई असेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारे पास आता है। अच्छा, ये पांचों ना असेट हमारे पास कैसे आया उसके हिसाब से डिस्कशन हुआ। ब्लॉक देख, असेट हम खरीद के लाए, असेट इंटेंजिबल असेट है, असेट हम अमलगमेशन की प्रोसेस से लाए, असेट हमको ग्रांट के थ्रू से मिला, असेट हम बार्टर सिस्टम से लाए, और असेट हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डेवलप किए या लाए। डन। इसमें तो जब ये 26 बना था ना, 2003 का बात बोल रहे हैं हम, 20 साल पहले, तभी हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग एक स्टेप ले लिया था इंडिया में।
और वो स्टेप ये था कि रिसर्च जब चल रहा है तो असेट क्रिएशन नहीं चल रहा है, रिसर्च ही चल रहा है। खोज चल रही है ना, असेट कहां बन रहा है? जब आप खुद ही बोल रहे हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वेयर इज द क्रिएशन ऑफ द असेट? तो हम लोगों ने ये स्टैंड लिया कि व्हेन रिसर्च इज गोइंग ऑन, नो असेट इज गेटिंग डेवलप्ड। सो लेट अस बी वेरी क्लियर, all the research expenditure has to be transferred to the profit and loss account, may what come। एजेंडा ही खत्म हो गया डिस्कशन का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम अकाउंटिंग में रिसर्च अलग और डेवलपमेंट अलग हो गया। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल के बात करना अकाउंट्स की क्लास में, साइंस में वगैरह में आज भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ही वर्ड होता है, पर अकाउंट्स में ट्रीटमेंट को एकदम ही अलग कर दिया गया। बोला रिसर्च एक्सपेंडिचर विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डोंट सी हाउ बिग और हाउ स्मॉल इट इज। फिर इन्होंने एक बात बोला कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करना अलाउ करेंगे, लेकिन उसमें भी एक तो वो चिपका दिया थोड़ा सा, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल दे या ज्ञान बोल दे, समथिंग दे अटैच्ड। और एक्चुअल में उनका इंटेंशन यही है, मतलब मेरा जो फीलिंग है इतने साल का वो यही है कि जितना कम रिकॉर्ड हो जाए एसेट उतना अच्छा है, ऐसा मेरा फीलिंग है। एसी बंद करो, ठंडा लग रहा बहुत जोर। तो उन्होंने क्या बोला मालूम? उन्होंने 5-6 ठो रद्दी एकदम रद्दी, सुनोगे तो गुस्सा आएगा। उन्होंने 5-6 ठो क्राइटेरिया दे दिया और बोला ये क्राइटेरिया जब डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा ना, उसके बाद वाले दिन से आप जो भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करिएगा उसको कैपिटलाइज करिएगा। रिसर्च को तो ऐसे भी पीएल में भेजना है, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है, पर उसमें भी उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया। अनुपम की बंद कर ले की चलछिलो, तो एक चालू करे दो। क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मालूम? अच्छा सर, अगर ये क्राइटेरिया डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुआ और तुमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उस पीरियड में कर लिया, तो उन्होंने बोला वो P&L में जाएगा, हम कैपिटलाइज करने नहीं देंगे। क्राइटेरिया क्या है? एक, हम जो बना रहे हैं वो टेक्निकली फिजिबल है, तो हम पागल हैं कि बिना फिजिबल चीज को बना रहे हैं। 2, हम जो बना रहे हैं उसका मेरे पास टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल है। 3, हम जो बना रहे हैं, जो भी इंटेंजिबल असेट हम डेवलप कर रहे हैं, उसका मार्केटेबिलिटी है या उससे जो आउटपुट बनेगा उसका मार्केटेबिलिटी है, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा। 4, हम जो बना रहे हैं उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको हम मेजर कर पाएंगे। 5, हम जो बना रहे हैं मेरा इंटेंशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का कमजोर बात को उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया और बोला क्या, फिर से बोलो तो, बोला ये कि अगर ये सब फुलफिल होता है जिस दिन, उस दिन के बाद किया हुआ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा, उसके पहले का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप इनकर कर दिए पागलों की तरह तो P&L में जाएगा। तो इसको अगर मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन करूं ना, तो मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, 1421 से 7623, 7623 से 8924,
8/9/24 से टिल डेट ये रिसर्च चल रहा है, ये डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है। यहां पे क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो 8/9/24 के बाद जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा सिर्फ वही बैलेंस शीट में जाएगा, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये तो ऐसे भी P&L में जाता है, ये तुम्हारे लोग को पनिशमेंट मिला है कि तुम हड़बड़ा करके खर्चा काहे किया, पहले डेमोन्स्ट्रेट ही कर लिया होता। तो ये होता नहीं है, ये बुक में होता है खाली क्वेश्चन पेपर में। अरे क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना और किसको करना है? आंसर इज ऑडिटर को, तो ऑडिटर को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ऑडिटर मान लेता हाँ है, हम बोलते भी नहीं है कि हाँ ऐसा है। सो ये ठीक है, बोलते वक्त थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन यही सच है। अब जरा क्वेश्चन बहुत बनता है इसमें एग्जाम का, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो हिट टाइप का चीज है ना। अब इसमें लेकिन एक और झमेला भी है कि जो भी इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट होता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इंटेंजिबल असेट, उसमें जब आप कैपिटलाइज करना चालू कर देते हो ना, तो उसको ना एवरी ईयर इंपेयरमेंट टेस्ट में डालना पड़ता है, जैसे गुडविल को डालते हो। याद है गुडविल इंपेयरमेंट में एवरी ईयर गुडविल इंपेयरमेंट का टेस्ट होता था, याद है? जस्ट बिकॉज देयर इज गुडविल। ये भी वैसा ही असेट है। दो तरह का इंटेंजिबल असेट मैं जानता हूं जो एवरी ईयर इंपेयरमेंट में जाता है, अदर देन गुडविल। गुडविल इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल असेट जो एवरी ईयर इंपेयरमेंट में जाता। दो और है, एक है इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट और एक है इंटेंजिबल असेट विथ इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ। इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ में तो डिप्रिसिएशन आप कर ही नहीं पाएंगे ना, अमोर्टाइजेशन आप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर इंपेयरमेंट इज द ओनली वे बाय विच यू कैन रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूट ने कॉशस रहने के लिए, कॉशस वर्ड यूज करते हो आप लोग, कॉशस रहने के लिए इन्होंने हर साल इंपेयरमेंट के टेस्ट में डालने बोल दिया। इसलिए ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस पीरियड में रिसर्च चला, 200 करोड़ खर्चा हुआ। एक मिनट, हाँ लिख लो। इस पीरियड में रिसर्च चला, 200 करोड़ खर्चा हुआ। इस पीरियड में डेवलपमेंट चला, 50 करोड़ खर्चा हुआ। इस पीरियड में डेवलपमेंट चला, 70 करोड़ खर्चा हुआ। बताओ बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? बोलो कितना लिखेंगे? 70। फिर वही नीचे में लिख दिया ईयर एंड में इसका रिकवरेबल अमाउंट है 49। तो करना है उसको इंपेयरमेंट। बोलो हाँ ठीक है, 21 को इंपेयर करके 49 लिख देंगे। फिर अगले साल और खर्चा हुआ 200, तो बोलो 249, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद का खर्चा है, तो बोला 249। फिर उसका रिकवरेबल अमाउंट निकला 200, तो बोलो 49 राइट ऑफ कर देंगे, 200 में लिखेंगे। फिर डेवलपमेंट का खर्चा हुआ 800, तो बोलो 1000। अब असेट रेडी हो गया और कोई रिकवरेबल अमाउंट में गिरावट नहीं है, तो अब अमोर्टाइजेशन चालू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और एक क्वेश्चन बहुत बनता है इंटेंजिबल असेट में, ऑल्दो इट्स ए रिवीजन का क्लास, बट कि भाई हमने कोई कंपनी का बिजनेस कॉम्बिनेशन किया, हम उसको कंसिडरेशन पे किए 700 करोड़, और मेरा फेयर वैल्यू ऑफ क्या बोलते हैं, नेट असेट्स। हाँ, असेट एक्वायर्ड आ रहा है, नेट वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एक्वायर्ड है 430 करोड़। तो आप तुरंत बोलोगे गुडविल 270 करोड़, तो वो नीचे बोलेगा लेकिन ना 3 ठो इंटेंजिबल असेट का कंसिडरेशन नहीं हुआ है। क्यों भैया, कौन तुमको बोला खाली टेंजिबल असेट लिखो? नेट असेट में तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होना चाहिए। पर वो लोग ऐसा सम बनाता है, छूट गया हमसे,
भूल गए थे हम, या हमको तो मालूम ही नहीं था कि दोनों लेना है, तो फाइनल में क्वेश्चन बना देता है। और ये क्वेश्चन इंड एस 38 की बुक में भी है, और इंड एस बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला जो सम्स आता है ना, उसमें भी है। इसको इतना फेवरेट टाइप का बनाया गया है। तो बोला एक ब्रांड एक्वायर किए थे, वो 60 करोड़ का था, एक पेटेंट भी था, वो 20 करोड़ का था, और ना उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर किया था, वो 40 करोड़ का था। तो आप तुरंत बोलेंगे ये तो बेकार है, क्योंकि इसको तो मैं रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया में ही नहीं ला पा रहा हूं। तो कम से कम इन दोनों असेट को हम नेट असेट्स में घुसा देंगे। तो नेट असेट 430 प्लस 60 प्लस 20 510 हो गया, और मेरा पेमेंट है 700, तो मेरी गुडविल 190 हो गई इन प्लेस ऑफ 270। इसीलिए हम उस वक्त भी वो वाला बात बोले थे कि जिस इंटेंजिबल असेट की पहचान नहीं हो पाती वो गुडविल में सब्ज्यूम घुस जाता है। आज मान लो इन दोनों असेट की पहचान नहीं हो पाती, तो गुडविल 270 हो जाता कि नहीं बताओ? तुम तो गुडविल 270 बोले थे कि नहीं, बोलो। इसीलिए वो वर्ड बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि नहीं है। ओके, सो विथ दिस मेरा कॉस्ट डिटर्मिनेशन का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हम रिवीजन के लिए खाली बुक में 2 चीज आप बच्चों को पढ़ने बोलेंगे, आप मेरा बोर्ड देख करके ही उसको रिवाइज कर लो। 2 चीज, एक तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर पाएंगे। एक तो इसको पढ़ लो, technical feasibility of completion of the intangible asset to make it available for use or sale, intention to complete the intangible asset and use or sell it, ability to use or sell it, how the intangible asset will generate the economic benefit, among other things the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself, और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली, इतना सुंदर लिखा है, द यूजफुलनेस ऑफ द इंटेंजिबल असेट, एडिक्वेट रिसोर्सेस टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, और एबिलिटी टू मेजर द कॉस्ट। क्लियर? और एक चीज पढ़ो, खास करके जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट के एक्सपेंस को हम असेट का कॉस्ट बनाते हैं, तो इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है ना, मुदित एक बार देख फिर उसके बाद पढ़ना, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है वो वही वाला है। कौन सा बोलो तो? कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी टू ऑपरेट इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी इंड एस 38 ने एक ट्राई किया है कि एक्सपेंस का नाम बताया जाए। इवन आपने देखा होगा इंड एस 16 में भी ये ट्राई था कि नाम बताया जाए, और ऐसा खर्चा का भी नाम बताया जाए जो असेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, और ये ट्राई इंड एस 16 में भी किया गया था। तो हम उसको खाली एक बार रिव्यू या रिविजिट करने तुम लोगों को बोल रहे हैं। आओ देखो कौन सा खर्चा को कॉस्ट में ऐड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड सर्विसेज यूज्ड और कंज्यूम्ड इन डेवलपिंग, जनरेटिंग या डेवलपिंग है, डेवलपिंग द इंटेंजिबल असेट। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जनरेशन ऑफ द इंटेंजिबल असेट। फीस टू रजिस्टर ए लीगल राइट। amortization of patent licenses etc. are used to generate that intangible. अगर एक इंटेंजिबल असेट को बनाने के लिए हम दूसरे कोई असेट को यूज कर रहे हैं तो उनका जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है वो इस इंटेंजिबल असेट का कॉस्ट बनता है। अब इसको भी देखो एक बार, ये वो एक्सपेंस के नाम हैं जिनको हम ऐड नहीं कर सकते।
स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एक्सपेंडिचर टू ओपन ए न्यू फैसिलिटी और अ बिजनेस, कॉस्ट टू एस्टैब्लिश एन एंटिटी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसको आप कहते हो, एक्सपेंडिचर ऑन रीलोकेटिंग द पार्ट और ऑल ऑफ द एंटिटी। सारी बातें टेंजिबल असेट में भी थी, अगर आपको याद हो तो यहां तक का पोर्शन हम लोगों का कॉस्ट डिटर्मिनेशन का कहानी को कंप्लीट करता है। मैंने आपको बोला था 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा में हम लोग यहां तक पहुंच पाए। ओके, छोटा सा 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं, लगातार बोल रहा हूं ना, उसके बाद वापस बचा हुआ रिवीजन करेंगे। आज से ही छुट्टी है। हाँ, अभी तुम लोगों को वो करना है, लीजेस। क्लास खत्म करके रिवीजन का वो जबरदस्ती रिकॉर्डिंग होगा अभी। हाँ, क्लास खत्म करके बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सुनिए, अभी तक हम लोगों ने क्या रिवीजन किया कि भाई हमारी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट अपने कॉस्ट पे आ गया। वहां तक हम लोग पहुंच गए कि वी हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर इंटेंजिबल एसेट एट इट्स कॉस्ट। अब वो कॉस्ट कैसे भी निकला हो, फेयर वैल्यू से निकला हो, अमलगमेशन के केस में या ग्रांट के केस में, या कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग दी एसेट टू द लो, कैसे भी निकला हो, वो आ गया कॉस्ट पे। अब क्या करना है? द आंसर या रिवीजन का सब्सिक्वेंट डिस्कशन कहता है कि अब उसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना है, दोबारा लिखना है, दोबारा मेजर करना है। एक बार तो मेजर करके कॉस्ट पे लिख दिए, अब दोबारा उसको लिखना है। एवरी ईयर एंड में उसको सब्सिक्वेंट मेजर करना है। क्लियर? सब्सिक्वेंट मेजर करने के लिए 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। याद तो होगा, जल्दी बोलिए। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्शन है। कोई आपसे ऑप्शन का जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा। ये रीजन के साथ सेलेक्ट किया जाने वाला ऑप्शन नहीं है। ये मैनेजमेंट को जो लगे कि वो इस असेट को ऐसे और उस असेट को वैसे सब्सिक्वेंटली मेजर करना चाहता है, मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन सेम क्लास ऑफ असेट के लिए सेम मॉडल यूज होना चाहिए। ये ध्यान रखना होगा। भले हम आपको ऑप्शन दिए हैं पर रैंडम ऑप्शन नहीं दिए हैं। सेम क्लास ऑफ असेट शुड बी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग सेम मॉडल। कॉस्ट मॉडल कहता है कि कॉस्ट लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लेस सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट। सब्सिक्वेंट भी क्या बोले, सीधा बोलो, कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन लेस इंपेयरमेंट। तो सर इंटेंजिबल असेट का भी इंपेयरमेंट होता है, क्या बात करते हो?
गुडविल फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट था, याद करो, इंड एज 36 में, और बाकी असेट प्रोपोर्शनेटली होता था टेंजिबल के साथ। सम्स बनाए कितने कितने भाई, 4-5 क्लास लगा था, मेरे को याद है। तो बिल्कुल जो टेंजिबल असेट के साथ होता है डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल में इंपेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, और इंपेयरमेंट जैसा टेंजिबल का होता था वैसे ही इंटेंजिबल का होता है, खाली गुडविल का सबसे पहले होता है। नेक्स्ट, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में जाते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल में, तो वो जो सारा बातचीत हम रिवैल्यूएशन मॉडल का उसमें कराए थे वो यहां भी रेलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मोर वोलाटाइल असेट अगर है तो एवरी ईयर रिवैल्यूएशन होगा, लेस वोलाटाइल असेट अगर है 3 से लेके 5 साल में एक बार रिवैल्यूएशन होगा। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ओसीआई में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से क्रेडिट होगा, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ तो लॉस P&L में जाएगा। अगर एक बार लॉस वाले रिवैल्यूड असेट को बाद में प्रॉफिट में रिवैल्यू किया गया तो टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस जो पहले पीएल में गया था वो अभी पीएल में क्रेडिट होगा सेट ऑफ करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही ओसीआई में भेजेंगे, और ये उल्टा में भी ट्रू है। रिवैल्यूड असेट का भी बाद में डेप्रीसिएशन होगा, रिवैल्यूएशन लेस सब्सीक्वेंट डेप्रीसिएशन लेस सब्सीक्वेंट इंपेयरमेंट पे बैलेंस शीट में असेट लिखा जाता है। कभी मत सोचना रिवैल्यू कर दिए तो फिर डेप्रीसिएशन छूट जाएगा, नो। रिवैल्यूड असेट का भी डेप्रीसिएशन होता है पर वो रिवैल्यूड अमाउंट पे होता है। बस डेप्रीसिएशन की जगह वर्ड अमोर्टाइजेशन यूज करने का है इन दिस इंटेंजिबल असेट का लेक्चर। अगर आप रिवैल्यूड असेट को बेच देते हो तो बेचने का जो प्रॉफिट लॉस है वो पीएल में चला जाएगा, बेचने का प्रॉफिट लॉस, और इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट हो जाएगा। समझे क्या बोले? प्लीज याद रखना वो पैरा अब नहीं बचा कि अगर हमारा रिवैल्यूड असेट लॉस में बिकता है तो लॉस को आरआर से एडजस्ट करके बचा हुआ आरआर को भेजेंगे रिटेन्ड अर्निंग में, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं रिवैल्यूड असेट को लॉस में बेचा, लॉस पहले पीएल में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। बेचने के लिए इस चीज को ध्यान रखना। सर और कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि रिवैल्यूएशन जब होता है तो आप उसका प्रॉफिट लॉस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर होता है। वो आप जानते हो ओसीआई की लिस्ट में रिवैल्यूएशन सरप्लस एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं। सो ये जितना भी चीज आप टेंजिबल में पढ़े थे ना, हम वहां पे कब रिवाइज कराएंगे मालूम नहीं, तो अभी एक बार रिवाइज करा दिए। कॉस्ट में तो इजी है, कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन लेस इंपेयरमेंट पे इंटेंजिबल असेट को बुक्स में लिखना है। इज इट ओके? अब आया अमोर्टाइजेशन के क्या रूल हैं और इंपेयरमेंट के क्या रूल हैं। इन डेज 38 इंटेंजिबल असेट के अमोर्टाइजेशन को लेकर के क्या कहता है? द आंसर इज, पहले पता करो कि इंटेंजिबल असेट का लाइफ कितना है। अगर फाइनाइट लाइफ है, फाइनाइट 2 साल 10 साल 5 साल 3 साल 20 साल 50 साल, तब तो अमोर्टाइज करो। अगर इनफाइनाइट लाइफ है, इंटेंजिबल असेट का इनफाइनाइट लाइफ हो सकता है, जैसे लैंड नाम का टेंजिबल असेट का इनफाइनाइट लाइफ होता है। इंटेंजिबल असेट की दिखता नहीं है ना, तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वैसे बाकी चीजें क्या है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा पड़ा पड़ा।
लेकिन लैंड डिस्ट्रॉय नहीं होगा और इंटेंजिबल असेट तो दिख ही नहीं रहा है, तो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? नहीं समझे? तो इंटेंजिबल असेट का इनफाइनाइट लाइफ हो सकता है। अगर इनफाइनाइट लाइफ वाला इंटेंजिबल असेट है तो अमोर्टाइज तो करना मत। कैसे करोगे? लाइफ ही नहीं है। नहीं समझे? लेकिन एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट में डाल देना, इवन दो देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, एनुअल इंपेयरमेंट के टेस्ट में इसको डाल देना। क्लियर? और सर अगर इंटेंजिबल असेट विथ फाइनाइट वर्किंग लाइफ है तो नॉर्मल डिप्रीसिएशन जैसे होता है वैसे नॉर्मल अमोर्टाइजेशन कर लेना। स्ट्रेट लाइन से करना है, WDV से करना है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड जिसको डिप्लेशन बोलते थे आप लोग, उससे करना है, चेक कर लो। वैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड को सबसे सेफ, सबसे लॉजिकल, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन माना जाता है। लेकिन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का एस्टिमेशन बहुत डिबेटेबल टॉपिक होता है। इससे टोटल कितना आउटपुट निकलेगा और हम कितना निकाल चुके, आउटपुट के बेसिस का डिप्रीसिएशन सबसे लॉजिकल होता है। अगर उस तरह से आउटपुट एस्टिमेट कर सकें तो, क्योंकि आउटपुट एस्टिमेट किया नहीं जा सकता, माने आउटपुट को ही लाइफ बोलते हैं। लाइफ इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। जैसे एरोप्लेन का इंजन 1,00,000 घंटा चलेगा, तुम कितने ही साल में चला ले, इस साल में 20,000 आवर चला लिए तो 20% डिप्रीशिएट कर दो। नहीं समझे? उस तरह से अगर आउटपुट जैसे आवर में था, उस तरह से अगर आउटपुट यूनिट्स में हो तो बेस्ट है ना यार, उससे बढ़िया लॉजिकल और डिप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? तो इंड एस ने यह बोला कि ये 3 मेथड डिप्रीसिएशन का बड़ा पॉपुलर है, लेकिन हम लोग बोलेंगे यही कि जो मेथड सबसे ज्यादा रैशनल हो, जिस मेथड से असेट का जो अमोर्टाइजेशन हो रहा है वो असेट के कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करे, माने द वे द असेट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, गेटिंग फिनिश्ड, वो जिस मेथड से रिफ्लेक्शन आएगा ना, उस मेथड को हम ट्रू एंड फेयर मानेंगे और उस मेथड के हिसाब से ही अमोर्टाइजेशन होना चाहिए। क्लियर? सर अमोर्टाइजेशन का अमाउंट को कहां भेजना है? आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। और अगर सर ये इंटेंजिबल असेट किसी दूसरा टेंजिबल या इंटेंजिबल असेट के कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है तो उसके अमोर्टाइजेशन अमाउंट को उसके कॉस्ट में ऐड कर देना है। अदरवाइज नॉर्मली अमोर्टाइजेशन गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अमोर्टाइजेशन का प्रिंसिपल फाइनाइट लाइफ वाली असेट का हो गया। इनफाइनाइट लाइफ में मैंने बोला अमोर्टाइजेशन करना नहीं है, इंपेयरमेंट का कंपलसरी टेस्टिंग करना है और हर साल रिव्यू करना है कि हम जो इसकी लाइफ को इनफाइनाइट मान के रखे थे वो अभी भी इनफाइनाइट है या फाइनाइट हो गया है। चांस है, लैंड में चांस नहीं है, इसलिए लैंड में रिव्यू करने नहीं बोला गया इनफाइनाइट लाइफ को। भाई मान लो लाइसेंस ही एक तरह का, गवर्नमेंट ने ही बोला फॉरएवर के लिए दे दिए, दूसरी गवर्नमेंट आ गई रेस्ट्रिक्टिव, बोले नहीं और 40 साल ही देंगे। हो ही सकता है ना, 5G लाइसेंस ही है, तुमको अकेला को दिया, जाओ सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया तुमसे लिया, बोला तुम ही चलाओगे पूरे देश में, फॉरएवर के लिए तुमको दे दिए। हो ही सकता है ना। बाद में कांग्रेस आ गई
तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, अपने भाड़ में जाए कहानी। तो सर फिर करना क्या है? अगर मान लीजिए हमने रिव्यू किया और रिव्यू से ये पता चला कि नाउ इट इज नो लॉन्गर इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट, तो क्या करना है? पहले तो उस दिन उसको इंपेयरमेंट टेस्ट में डालना है, नहीं समझे? और फिर उसके बाद अब अमोर्टाइज करना स्टार्ट कर दो, आपके पास लाइफ है। आप SLM WDV यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जो मेथड आपको रैशनल लगे उसके हिसाब से अमोर्टाइज करना चालू कर दो, नो बिग डील। ओके, फिर एक बात इन्होंने बोला कि बोला नॉर्मली जब आप अमोर्टाइज करते हो ना, तो आपको असेट का स्क्रैप का अमाउंट पता करना होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। या इवन WDV में भी जो रेट निकलता है दैट इज 1 माइनस S बाई C टू द पावर लाइफ 1/n, याद होगा, ये सिखाए थे। तो बोला आपको स्क्रैप पता करना पड़ता है, और हम लोगों का मानना है कि इंटेंजिबल, हम लोग मतलब इंडेस का, कि इंटेंजिबल असेट का स्क्रैप 0। कोई लोहा लक्कड़ थोड़ी है कि बेचोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, इंटेंजिबल असेट है, तो बोला स्क्रैप शुड बी 0। बट इफ देयर इज ए थर्ड पार्टी कमिटमेंट कि वो आपका इंटेंजिबल असेट ले लेगा आफ्टर यू स्टॉप यूजिंग इट, तो फिर उसको स्क्रैप के रूप में लिया जा सकता है। एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग इट स्क्रैप, इट इज बेटर टू से रेसिजुअल वैल्यू। हाँ तो बोल दे, इट इज बेटर टू से रेसिडुअल वैल्यू। ओके, तो ये पूरा एपिसोड हो गया क्या चीज का? अमोर्टाइजेशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अमोर्टाइजेशन के प्रिंसिपल्स का। इसके अलावा और अमोर्टाइजेशन का और प्रिंसिपल्स नहीं है। अब आया सर इंपेयरमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो इंपेयरमेंट का प्रिंसिपल इंटरेस्टिंगली या लॉजिकली इंड एस 38 में लिखा हुआ ही नहीं है। जिसे अमोर्टाइजेशन का सारा प्रिंसिपल इंड एस 38 में लिखा हुआ है। इंपेयरमेंट का प्रिंसिपल बोला इंड एस 36 से पूछ लो, और 36 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 36 क्या बोलता है? 36 बोलता है कि गुडविल फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट है, और अगर गुडविल है तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होना, मैं समझ नहीं कराऊंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा, खाली रिवीजन करवा दे रहा हूं। बोला गुडविल अगर है तो गुडविल को आप इंपेयरमेंट टेस्ट में डालोगे ही डालोगे, तो वो CGU के साथ अलोकेशन, अलोकेबल, नॉट अलोकेबल, लार्जर CGU, वो सब का जो चक्करबाजी है, बोला वो आप पढ़े हैं, वो कर लीजिए। और बाकी अगर इंटेंजिबल असेट है, माने अदर देन गुडविल, जो आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल असेट है, वो फास्टेस्ट इंपेयरिंग असेट नहीं है, गुडविल के जैसा नहीं है, तो सर उसका इंपेयरमेंट कैसे करेंगे? बिल्डिंग, प्लांट, मशीन का जैसे करते हो वैसे ही करोगे। तो सर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सब्सिडरी को हमने खरीदा था, सब्सिडरी को, और वो अकेला CGU था, उसको खरीदे तो गुडविल का पेमेंट हम किए थे 200 करोड़, लाइसेंस वगैरह का इंटेंजिबल असेट का पेमेंट किए थे 300 करोड़, और अदर टेंजिबल असेट आया था 500 करोड़। टोटल 1000 करोड़ पे करके 800 करोड़ का माल मिला था, 1000 करोड़ हम पे किए थे, 200 करोड़ गुडविल में लिखे थे। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरा आज के दिन का बैलेंस शीट अमाउंट भी है 2 साल बाद का। हम इसको इंपेयरमेंट टेस्ट में डाले तो इंपेयरमेंट का लॉस 300 आया, लॉस 300 आया, तो 200 गुडविल को देके 100 को 3:5 में बांटना पड़ेगा, बिकॉज अदर इंटेंजिबल असेट्स आर नॉट गुडविल, दे आर एज गुड एज ए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लोगों को क्या लगता है ना, गुडविल के जैसा ही तो है पेटेंट, नहीं, गुडविल के जैसा नहीं, गुडविल आइडेंटिफाइबल नहीं है, गुडविल तो बैलेंसिंग फिगर है, यस और नो। बाकी आइडेंटिफाइबल असेट है मेरे भाई, जैसे बिल्डिंग है वैसे ही पेटेंट है।
उसको अलग से उठा करके आप बेच सकते हो, जैसे बिल्डिंग को बेच सकते हो वैसे पेटेंट को बेच सकते हो, पर गुडविल को आप नहीं बेच सकते। इसीलिए तो गुडविल को पहले इंपेयर किया जाता है, क्योंकि गुडविल बैलेंसिंग फिगर है, मतलब आप लिख रहे हो और लिखते वक्त भी आपको तकलीफ होना चाहिए। ओके, सो ये स्टोरी आया, बोलो क्या चीज का, इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट का, जो इंड एस 38 में नहीं पढ़ाया गया है, इंड एस 36 में पढ़ाया गया है, जबकि अमोर्टाइजेशन का पूरा प्रिंसिपल इंड एस 38 में कवर किया गया है। अब आया सर, इंटेंजिबल असेट को अगर डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है, और अगर इंटेंजिबल असेट हमने लीज पे लिया है तो क्या होता है। तो डिस्पोज अगर करोगे तो आप सबसे पहले उसका WDV पता कर लो, WDV कितना में बेचा पता कर लो, नेट सेल प्रोसीड्स, जो भी प्रॉफिट लॉस आया देख लो, प्रॉफिट लॉस को PL में भेज दो। सर अगर रिवैल्यूड असेट है तो भी यही करो, चेंज नहीं हुआ। रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर कुछ भी पड़ा हुआ है उसको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, बट दैट शुड बी रिटेन्ड अर्निंग ओनली, सरप्लस वहां पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो डिस्पोजल का अकाउंटिंग वही है जो टेंजिबल में था, बट फिर भी हम बोल दे रहे हैं। और अगर प्रॉफिट में भी सेल हुआ तो भी सेम ट्रीटमेंट है, असेट सेल का प्रॉफिट लॉस पहले PL में भेज दो प्रॉफिट को, और RR अगर कुछ है, भाई हर असेट आप रिवैल्यूएशन मॉडल अगर लेोगे ही नहीं तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है RR के साथ एडजस्ट करने का, और ऐसे भी सेल वाला प्रॉफिट लॉस RR से एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर मेरी बुक में आपको कहीं ये लाइन लिखा हुआ मिले, टेंजिबल में तो मैंने कटवा दिया था, इनटेंजिबल में भी अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो देख लेना, वो काट देना। ओके सर, लीज पे इंटेंजिबल असेट कोई लेता है? बिल्कुल लेते हैं लोग, लाइसेंसेस वगैरह लीज पे लेते नहीं है, बिल्कुल लेते हैं। सर हम लोग को तो लगता है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, खाली यही सब लीज पे होता है। एक्चुअली वी इन इंडिया आर फैसिनेटेड बाय टेंजिबल असेट्स। हम लोगों को हमेशा वो टेंजिबिलिटी जो है ना बहुत वैल्यूएबल लगता है, बट ये सच नहीं है। इंटेंजिबल असेट भी आज के दिन हम लोग, लेकिन बड़े आदमी इंटेंजिबल से बने। इंडिया का रिकॉग्निशन इज बिकॉज ऑफ आवर नॉलेज इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ आवर IT सेक्टर, यस और नो। तो सर अगर कोई इंटेंजिबल असेट लीज पे लिए हैं तो कैसे आप उसको रिकॉर्ड करते हैं? आप लोग लीज वाला इंड एस अभी पढ़ रहे हो, क्या करते हो? सर फ्यूचर कितना लीज पेमेंट करेंगे पहले उसको निकाल लो, उसका PV निकाल लो। PV निकालने के लिए दो रेट होते हैं, या तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लेसर, अगर मालूम चल जाए तो वो ले लेंगे, अगर नहीं मालूम चले तो लेसी का अपना जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, याद है ना, लीजेस पढ़ रहे हो ना, अरे बोलो, वो ले लेंगे और लीज पेमेंट का फ्यूचर, माने फ्यूचर लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। सर निकाल के वो हो गया आपका ROU असेट, टू लीज लाइबिलिटी लिख देंगे, और ये ROU असेट आपका इंटेंजिबल असेट बना है, बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल असेट का राइट ऑफ यूज। तो सर फिर क्या करना है? फिर वही करना है जो इंड एस 38 बोलेगा, बिकॉज आज के बाद इंड एस 116 आपको कुछ भी बोलने से मना कर देगा। इंड एस 116 का काम रिकॉग्निशन तक का है, असेट के रिकॉग्निशन तक का, उसके बाद उसको वो PP और इंटेंजिबल असेट संभाल लेता है। ROU असेट लिखाएगा इंड एस 116 से, पर उसके बाद इंपेयरमेंट, डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब इंड एस 38 से या इंड एस 16 से ही करना पड़ेगा। क्लियर? अब आइए एक कार्व आउट। अगर कोई
बोल्ट वाला असेट है। बोल्ट वाला मतलब बोल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, बोल्ट द बिल्ट ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफर। जो ये टोल टैक्स वाली एसेट होती है ना, टोल टैक्स वाली एसेट, रोड जो बनाते हैं, लार्सन एंड टूब्रो बहुत बहुत इन्वॉल्व है इसमें। फिर एक चेन्नई की कंपनी है, मैं नाम भूल गया, वो बहुत बहुत है इस काम में। अभी उसका फिनेंशियल कंडीशंस भी अच्छा नहीं है। आईआरबी इंफ्रा भी करता है बहुत सारा ये काम। आईआरएफएस भी करता है, हमको नहीं मालूम। टाटा भी करता है। कौन सा ग्रुप टाटा का घुस रहा है इस धंधे में? सेफ लगता है ना धंधा। इतने सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, आदमी बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ रहा है, सरकार भी फ्लेक्सिबल है, सरकार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि सरकार बना दे। और कंपनियों के पास सरप्लस पैसा अगर है तो कंपनियों को लगता है ना, हाँ ये एक बढ़िया एवेन्यू है, एफडी में डालने से बढ़िया ये कर दो, उतना ही सेफ है। ये तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट आ जाने से प्रॉब्लम है, नहीं समझे? अदरवाइज धंधा अच्छा ही है। लार्सन एंड टूब्रो तो कई सालों से कर रहा है। तो सर इसमें क्या कार्व आउट क्या है एक्चुअली? ये फंडा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये फंडा है कि आप रोड बनाइए, आप खर्चा कीजिए, मान लीजिए 400 करोड़ रुपया आप खर्चा कर लीजिए। मान लीजिए आपने रोड बनाया कलकत्ता से कल्याणी तक का, टू लेन था, आपने 6 लेन कर दिया उसको। सरकार ने आपको टेंडर दिया, कोटेशन दिया, बोला आप कर लो। उसके बाद आप अपना पैसा और प्रॉफिट आप रिकवर कर लेना टोल कलेक्ट करके। आप रिकवर कर लेना टोल कलेक्ट करके, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टोल कैसे कलेक्ट करना सरकार ने बोल दिया। 15 साल का मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट था, बोला 15 साल में आप कलेक्ट कर लो। इवन ये भी होता है कि 15 साल में अगर प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो पाया, सरकारें 5-5 साल का एक्सटेंशन दे देती है। नहीं तो फिर अगली बार लोग नहीं करेंगे ना आपके साथ काम, नहीं समझे? और सरकार को भी लगता है कि नहीं यार ये नुकसान हो गया, इस रोड में तो उतना ट्रैफिक ही नहीं हुआ जितना हम लोग सोचा करते थे, तो इसको तो बड़ा लंबा नुकसान हो जाएगा, तो दैट वे लोग एक्सटेंड भी करते हैं। बट ये कहानी है सर, आप इसमें कार्व आउट बताइए और अकाउंटिंग बताइए। अकाउंटिंग तो पहले ये है कि रोड हमारे बाप की नहीं है, हम लार्सन एंड टूब्रो हैं, रोड हमारे बाप की नहीं है, तो रोड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर हमारा क्या है? हमारा है राइट टू कलेक्ट टोल। बोलो हाँ, हमारा है राइट टू कलेक्ट टोल। और ये राइट टू कलेक्ट टोल एक इंटेंजिबल एसेट है। हेलो, है ना इंटेंजिबल एसेट? इससे फ्यूचर कैश फ्लो होगा ना? अरे जल्दी बोलो, आइडेंटिफाएबल है कि नहीं? गुडविल से अलग है कि नहीं? है ना? तो ये सारा इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। हाँ, राइट टू कलेक्ट का तो कंट्रोल हमारे पास है ही। तो बोला आप इंटेंजिबल एसेट के रूप में लिखो। कई केसेस में ये फिनेंशियल एसेट भी बनता है, जब सरकार गारंटी दे देती है कि अगर वहां से इतना पैसा नहीं आएगा तो हम आपको इतना दे देंगे, तो फिनेंशियल एसेट भी बनता है। अगर फिनेंशियल एसेट बन गया तो फिर फिनेंशियल एसेट का जो 109 है उसके हिसाब से इसका रिकॉग्निशन होगा। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट बना, नहीं समझे? रिस्क अगर आपका है तो इंटेंजिबल एसेट, रिस्क अगर अपना नहीं है तो फिनेंशियल एसेट।
तो फिनेंशियल एसेट का डिस्कशन तो हम आज नहीं कर रहे हैं, बट इंटेंजिबल एसेट का कर रहे हैं। तो इंटेंजिबल एसेट डालो, डाल करके अमोटाइज इंपेयर जो करना है करो। जो आपको टोल रेवेन्यू आएगा उसको अपने सेल्स में लिखो, और जो रोड मेंटेन करने का खर्चा लगेगा, स्टाफ का खर्चा लगेगा, वो पीएल में लिखो, इनकम एक्सपेंस में। नेट प्रॉफिट निकालो, इंटेंजिबल एसेट को अमोटाइज करो, पीएल में लिखो, स्टोरी क्लोज करो। सर कार्व आउट ये कहां है? ये अब आ रहा है। इंडिया में 2016 के पहले, 2016 इंड एस जब आया, 2016 के पहले रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड था। क्या बोला, फिर से बोलो? रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन, और टोल रोड में यह ज्यादा यूज होता था। रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन मींस कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन। ये टोटल कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, ये कैश फ्लो आया है, जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को कैश फ्लो में डाल दिया। तो उस वक्त कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड होता था। इंड एस ने कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन बैन कर दिया। बोला यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम अलाउ कर देंगे, बट कैश फ्लो अलाउ नहीं करेंगे। लोगों ने बोला सेम ही तो है, ज्यादा प्रोडक्शन माने ज्यादा कैश फ्लो, कम प्रोडक्शन माने बोला नहीं, कैश फ्लो में आपका जो सेलिंग डिपार्टमेंट का बुद्धि है वो भी काम आ रहा है, आपका जो एडमिन डिपार्टमेंट का बुद्धि है वो भी काम आ रहा है। वो खाली असेट का डेप्रिसिएशन नहीं है। लॉजिक देखो कितना सुंदर है। बोला कैश फ्लो में तो प्रॉफिट भी है ना, प्रोडक्शन में तो खाली कॉस्ट है। अरे समझो, इतना सिंपल बात है। अच्छा बात बोला वो। तो उन्होंने बैन ही कर दिया। उन्होंने बोला हम लोग कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन करने नहीं देंगे, और लॉजिक दिया कि कैश फ्लो में प्रॉफिट है, सेल है, एडमिन डिपार्टमेंट का, सेलिंग डिपार्टमेंट का बुद्धि है, आपके स्किल सेट भी हैं, खाली एसेट का कंजम्पशन नहीं है। तो बोला हम लोग बैन कर दिए, और ये फिर फॉरएवर के लिए बैन हो गया। लेकिन उन्होंने कार्व आउट दिया हम लोग को। और कार्व आउट क्या दिया? बोला अगर कोई टोल रोड 2016 के पहले से है, 2016 2016 को मैं वो मान रहा हूं ट्रांजिशन डेट, माने इंड एस का इंप्लीमेंटेशन डेट। ऐसे एग्जैक्टली 1/4/2015 है, बट 1/4/2016 मान लो, मैं मान रहा हूं। तो बोला योर इंड एस इंप्लीमेंटेशन के पहले का जो टोल रोड है उसमें अगर आप कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन कर रहे थे तो हम कंटिन्यू करना अलाउ कर रहे हैं, और ये कार्व आउट है। लेकिन अगर नया रोड आप बनाए हो और उसका नया अमोर्टाइजेशन चालू कर रहे हो इंड एस इंप्लीमेंटेशन के बाद, तो कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन चलेगा, SLMWDV चलेगा, पर कैश फ्लो बेस्ड अमोर्टाइजेशन हम नहीं करने देंगे। क्योंकि पुराना रोड में करने दिया, इसीलिए उसको कार्व आउट के नाम दिया गया, कार्व आउट के रूप में डिजाइन किया गया। हाँ, IFRS में ये सब कार्व आउट फार्व आउट नहीं है। सो ये मुन्ना टोटल स्टोरी हुआ हम लोगों का इंटेंजिबल एसेट के रिवीजन का। मेरे को तो लगता है हम एक एक पैरा का डिस्कशन कर दिए हैं, है ना। सो इट्स डन नाउ। मैं एक बार खाली बुक को ऊपर ऊपर से पैराग्राफ खाली डिजाइन दिखला देता हूं। बुक में पेज 145 में जाओ। आज का बात खाली कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, आइडेंटिफायबिलिटी, नॉन मॉनिटरीनेस, कंट्रोल, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हाँ, सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। अच्छा, यहां पे तो सब कुछ लिखा है एज पर इंड एस 16, पर हम बोले, हम पढ़ाएं एक एक चीज, मतलब
हम एज पर बोल के खत्म नहीं किए हैं। उसके बाद अगर हम बार्टर सिस्टम से लाए तो क्या होगा, गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू से आया तो क्या होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू से आया तो क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू से आया तो क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन से कॉस्ट को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का बात किए, फिर अमोर्टाइजेशन के पूरे रूल डिस्कस हुए, फिर ये कार्व आउट का डिस्कशन हुआ, यूजफुल लाइफ के बारे में बात किए, इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट का बात हुआ, रेसिजुअल वैल्यू का बात हुआ, इंपेयरमेंट, डिस्पोजल, लीज का बात हुआ। आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। अनुपम रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो, रोक दो एक। हो गया क्लास आज का। अब पहले मैं मुदित का सवाल का जवाब देता हूं। मुदित ने बोला कि सर आगे क्लास कैसे करना है, तो अपना बात हुआ 15 तारीख ना, आज से 15 तारीख तक आप लोगों को लीजेस कंप्लीट करना है। तुमने लीजेस कर लिया? चालू हो गया कि नहीं किया? चालू कर दिया ना, चल रहा है ना? तो आप लोगों को 15 तारीख तक, 14 तारीख को लीज कंप्लीट कर लेना है। 15 तारीख को आप वॉल्यूम 2 लेके आओगे। लीज का रिवीजन वाला जो क्लास है वो 15 के बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है? लीज बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, मेहनत किया गया उसमें लीजेस के क्लासेस में। तो उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे 15 तारीख को सुबह 7 बजे। शायद 12 तारीख को दिवाली है, 12 संडे है, 13 14 को ब्रेक दे करके 15 को स्टार्ट करेंगे। तब आप ये वाली बुक लेकर के आओगे। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 कंप्लीट करेंगे। वॉल्यूम 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। 1-1.25 महीना तक हम कंटिन्यूअस लाइव क्लास जैसे लेते हैं वैसे लेंगे। जनवरी के 10 तारीख के आसपास फिर हमको थोड़ा रोकना पड़ेगा। नवंबर 15 से जनवरी 10। वो ठीक है ना, क्रिसमस न्यू ईयर में कितना छुट्टी चाहिए? हम लोग तो एक दिन की छुट्टी चाहिए होता है, कौन छुट्टी लेता है? तो उस पीरियड में मैं लाइव क्लास लूंगा, फिर बाकी पीरियड में आप लोगों को कुछ रिकॉर्डिंग करने बोलना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा। देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो ये अब आपको लेकर के आना है वॉल्यूम 2 15 तारीख से। तुम कुछ पूछ रहा था? हाँ, नॉन कॉम्पीट फीस क्या होता है? बाप रे बाप, नॉन कॉम्पीट फीस के बारे में अभी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ पहली बार। अभी मतलब मेरा क्या, इंटेंजिबल असेट के साथ ज्यादा फेस टू फेस होना नहीं होता है, बट ये पहली बार हुआ। इसमें क्या हुआ कि हमारा एक पार्टनरशिप टूटा अभी, ठीक है? मैच नहीं कर रहा होगा वेवलेंथ या जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा, वो टूटा। और इंटरेस्टिंगली मैं भी टीचिंग में, वो भी टीचिंग में, और मिल करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। अब जो पार्टनरशिप टूटा तो जो दूसरा वाला टीचर है वो कंटिन्यू करेगा पढ़ाना, नहीं समझे? तो डिस्कशन आया नॉन कम्पीट को लेकर के। हालांकि हम लोगों ने नॉन कम्पीट ना उसके ऊपर एप्लीकेबल कराया ना मेरे ऊपर एप्लीकेबल करवाया कि पोस्ट डिवीजन जो 30 सितंबर को था, पोस्ट डिवीजन यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू टीच दिस, इट्स ओके, आई वॉन्ट टू टीच दैट, इट्स ओके। नहीं समझे? बट ये बात उठी कि मैं आपको अगले 4 साल के लिए नॉन कॉम्पीट फीस देना चाहता हूं से 50 लाख रुपया। नहीं समझे?
हाँ, आप अगले 4 साल तक उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट बहुत कॉमन है, क्योंकि मैं तुमसे बिजनेस भी खरीदूंगा और फिर तुम वही बिजनेस भी कर लोगे, कोई पर्पस ही नहीं हुआ ना। फिर तो तुम ही उजाला भी, तुम समझ रहे हो, उजाला भी हम तुमसे लेंगे और तुम भी उजाला बनाओगे, तो मेरा उजाला कैसे होगा? मतलब सो द स्टोरी वाज दैट कि ये बड़ा कॉमन है। और अकाउंटिंग की फील्ड में पेमेंट ऑफ नॉन कॉम्पीट फीस को एक इंटेंजिबल असेट माना जाता है। भले आप डायरेक्टली उससे कोई कैश फ्लो अर्न नहीं करते, पर आपके एग्जिस्टिंग कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि आप नॉन कॉम्पीट फीस का पेमेंट किए हो। नहीं समझे? तो इसको एक इंटेंजिबल असेट माना। और मेरे को तो सामने आया इस बार ना, तो मैं समझ पाता हूं कि सामने वाला हमको नॉन कॉम्पीट फीस क्यों देना चाहता था। नहीं समझे? तो ये एक इंटेंजिबल असेट है, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टिंग कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं आने देगा। अब मान लो आसिफ का कोई बिजनेस हम खरीद लिए, तो बिजनेस का पैसा हुआ 200 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया नॉन कम्पीट के लिए भी दिए, 205 करोड़ का पेमेंट किए, तो वो एक इंटेंजिबल असेट है ना? बताओ। एक तरह से मेरा पुराना बिजनेस, जो पुराना माने क्या, उससे जो खरीदे वो वाला बिजनेस स्मूथली रन करेगा, कम से कम उसके सामने से कंपटीशन नहीं आएगा, इसको इंटेंजिबल असेट माना जाता है। हाँ, मुझे नहीं मालूम था पहले, लेकिन जब बातचीत उठा, पार्टनरशिप जब भी टूटता है तो ये कॉमन है। तो वो जो बॉम्बे में मेरे यार दोस्त लोग हैं, सब बोले नॉन कम्पीट नॉन कम्पीट। हम बोले अरे कहाँ नॉन कम्पीट नॉन कम्पीट। तब मेरे को पता चला ये तो साला हिट बात है। मतलब हम लोग इग्नोरेंट हैं इस चीज को लेकर के। बॉम्बे वाले लोग और इसके बाद 10 साल के बाद चालू किया, और सबसे साला वो आरकॉम को बर्बाद कर दिया, ये जियो को आबाद कर दिया। नहीं तो उसके पास तो बना बनाया धंधा था। नहीं, हाँ तो टूटा ना, ब्रेक हुआ ना भाई भाई में झमेला, पार्टनरशिप ब्रेक होता है तो ये बहुत कॉमन चीज है। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। सो कैसा रहा रिवीजन? बढ़िया ना? अब 15 तारीख को ग्रुप वॉल्यूम 2 के साथ मिलेंगे। वॉल्यूम 2 एक अलग ही टाइप का कहानी है। असेट का कहानी क्या है? दे आर मोर और लेस सिमिलर। वॉल्यूम 2 में सब चैप्टर एक दूसरे से अलग है। वॉल्यूम 3 में है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन। ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? तुमको मेम एग्जाम देना है तो तुम वो सब तो चालू कर दे, हम तो बोलेंगे। हाँ, क्योंकि 3rd वॉल्यूम हम लास्ट में कराते हैं। तुम 3rd वॉल्यूम अपना चालू कर दे, तुम अपना इसका वेट मत कर। अगर मेम एग्जाम देना है तो बोलना, ऐसे बोल, क्या था पार्ट?